हाय मैं आल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल ऑफ पास्ट को स्टडी किया था और साथ ही साथ हम इन सभी चीज़ों को जाने थे कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कंडीशनल ऑफ पास्ट का यूज़ क्या होता है, कंडीशनल ऑफ पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियो में से कुछ भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो आज उसी के आगे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कंडीशनल ऑफ फ्यूचर, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो फ्यूचर में शर्त प्रकट करते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई अभी नया है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें और आप अच्छे से बेहतर इंग्लिश सीख सकें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कंडीशनल ऑफ फ्यूचर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी होते हैं। पास्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल ऑफ फ्यूचर। तो देखिए कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का भी यूज होगा। तो जैसा हमने पास्ट में 5 पॉइंट्स देखे थे, वो पॉइंट्स भी यहाँ सेम होंगे, बस एक आध पॉइंट में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बाकी सारे पॉइंट्स सेम होंगे। तो कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का यूज क्या होता है? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, दो साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनता है। कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का फर्स्ट यूज, यानी ये शर्त अगर सेंटेंस में फॉलो हो रही हैं तब हम वहां पर कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नो। तो पहली क्या है कि दो साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य हो, यानी एक मिश्रित वाक्य बन रहा हो, तो वहां पर हम कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का वो फर्स्ट पॉइंट होगा। नंबर 2 कि वाक्य की शुरुआत अगर, यदि या जब शब्द से हो। पास्ट में जब नहीं था लेकिन यहाँ पर जब भी ऐड हो गया है। दो साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बन रहा हो, वाक्य की स्टार्टिंग अगर, यदि या जब से हो रही हो। अगर इन तीन में से किसी से भी हो रही है तो फिर वहां पर वो पॉइंट फॉलो हो रहा है। फिर थर्ड पॉइंट है कि दोनों वाक्य तो या तब शब्द से जुड़े हों, या तो तब। दो साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनता है। वाक्य की शुरुआत अगर, यदि या जब शब्द से होती है। दोनों वाक्य तो तब से जुड़े होते हैं, तो या फिर तब से जुड़े होते हैं। दोनों वाक्यों की एंडिंग, अर्थात जो दोनों पार्ट में सेंटेंस यूज हुए होंगे उनकी जो एंडिंग होगी वो गा, गी, गे से होगी। वहां पर पास्ट में ता, ती, ते से होती थी, यहां पर गा, गी, गे से होगी। और दोनों वाक्य एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होंगे, अर्थात अधूरे होंगे। तो पॉइंट्स क्या है, फिर से रिवाइज करिएगा। दो साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनता है। वाक्य की स्टार्टिंग अगर, यदि या जब शब्द से होती है। दोनों वाक्य तो या तब शब्द से जुड़े होते हैं। दोनों वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और दोनों वाक्य एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट रहते हैं। ये पॉइंट है। तो हमारा इसका यहाँ पर चेंज क्या हुआ, वहां पर ताती ते होता है पास्ट में, यहाँ गा, गी, गे हो रहा है। वहां अगर या यदि से स्टार्टिंग होती थी, यहाँ अगर, यदि के साथ साथ जब भी आ गया है। सिर्फ ये 2 पॉइंट आपके चेंज हैं, बाकी सारी चीजें जो पास्ट में थी वही यहां पर भी हैं। तो ये हमारा यूज था। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नोट बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो सिर्फ अफर्मेटिव या निगेटिव होगा। कंडीशनल सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, वो अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, जबकि जो सेकेंड पार्ट होगा वो इंट्रोगेटिव भी होता है। मींस जो फर्स्ट क्लास होगी वो सिर्फ अफर्मेटिव या निगेटिव हो सकती है, नो इंट्रोगेटिव। लेकिन जो सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड क्लास होगी, वो आपकी इंट्रोगेटिव भी हो सकती है। मींस ऑफ माई सेइंग इज दिस दैट सेकेंड क्लास अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप
इंट्रोगेटिव एंड मेन इंट्रोगेटिव, चारों हो सकती हैं, लेकिन जो फर्स्ट होगी वो सिर्फ क्या होगी, या तो अफर्मेटिव और या तो निगेटिव। ये नोट आपका वहां भी था और ये नोट यहां पर भी है। नोट यहां भी वही सेम होगा, वहां भी पहली क्लास या पहला पार्ट अफर्मेटिव निगेटिव, यहां भी, वहां सेकेंड पार्ट इंट्रोगेटिव भी होता था और यहां भी होता है। तो आई होप कि आपको यूज और नोट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस कैसे होगा। तो एज फर्स्ट सेंटेंस, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। दिस इज फर्स्ट। एंड सेकेंड इज, जब बारिश होगी तब किसान अपना खेत जोतेंगे। देखिए, कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का जो सेंटेंस होगा, हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहली बात तो हमें समझना है, हम एक एग्जाम्पल लेकर, 2 एग्जाम्पल लेकर अच्छे से 100% हमें समझ में आ जाता है, तो फिर हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। हम हजारों सेंटेंस बनाए, हमें दिक्कत नहीं होगी। तो पहले अभी हमें समझना है कि हम कौन सी क्लास को किस टेंस में चेंज करेंगे, कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी। उसके बाद हम कई एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे और आप फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर, फर्स्ट इफ और व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन future indefinite tense, and second will be if or when plus future indefinite tense, then future indefinite tense. Future indefinite tense. This is according to grammar and this is according to spoken. कंडीशनल ऑफ फ्यूचर, तो मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताया है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है इफ और व्हेन। अगर हमारे सेंटेंस में अगर या यदि आया होगा तो हम इफ लिखेंगे, और अगर जब आया होगा तो हम व्हेन लिखेंगे। अगर या यदि तो इफ, और जब आया होगा तो हम व्हेन लिखेंगे। प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू हैव रेड ऑलरेडी, आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम डज का यूज करते हैं। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट तो हम डू का यूज करते हैं।
तो जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी वो सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव होती है, इंट्रोगेटिव नहीं होती है। तो दो ही स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यानी पता है ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या कंपलसरी है कि आपको पता होना चाहिए। तो इफ या व्हेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट देन फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट डू और डज प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर तो डज और प्लूरल तो डू। ये पहली क्लास आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, तो पहली क्लास हमेशा सिर्फ दो ही होगी, या अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो दो ही स्ट्रक्चर की हमें नीड होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, then means comma, future indefinite tense. Future indefinite tense means subject plus will या shall, verb first form plus object. Negative, then subject plus will या shall plus not verb first form plus object. First type interrogative, then helping verb in starting, will or shall plus subject not for negative verb first form plus object. Main interrogative तो question word first, question word plus will or shall, subject not for negative verb first form plus object. will और shall का यूज I V के साथ हम shall का यूज करते हैं, अन्य सभी के साथ हम will का यूज करते हैं, बट स्पोकन इंग्लिश में हम सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है मींस इफ और व्हेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दैट इज ग्रामर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर पूरा सही है, यानी ये ग्रामर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है। देखिए हमने आपको दो स्ट्रक्चर बताया है, एक ग्रामर एक स्पोकन। ग्रामर का मतलब अगर आपको कहीं किसी एग्जामिनेशन हॉल में या किसी एग्जाम में आपको मिलता है कंडीशनल ऑफ फ्यूचर, तो वहां ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही होगा कि जो फर्स्ट पार्ट आपका होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और जो सेकेंड पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। हालांकि देखने में आपको दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लग रहे हैं, मेहनत करेंगे तब सफल हो जाएंगे, दोनों फ्यूचर में लग रहे हैं, लेकिन दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज नहीं होंगे। किस में चेंज होंगे? फर्स्ट वाला पार्ट जो आपका होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और जो सेकेंड वाला पार्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ग्रामर के अकॉर्डिंग ग्रामर ये कहता है कि अगर कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का सेंटेंस है तो फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज होगा, सेकंड पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। जैसे आपके 10th में, 12 में, 11th में किसी एग्जाम में आता है, कहीं टेस्ट हो रहा है आप दे रहे हैं उसमें आया है, किसी एग्जाम में आया है, तो वहां पर फर्स्ट पार्ट जो होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे तो गलत होगा। मींस ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है इफ या व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है। अब स्पोकन में, स्पोकन मींस अगर हमें बोलना है, सपोज दैट आपको मुझसे बोलना है या मुझे आपसे बोलना है या किसी से भी आपको कंडीशनल ऑफ फ्यूचर बोलना है, तो वहां पर आप क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, लेकिन वो ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, स्पीकिंग में वो करेक्ट होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा इफ और व्हेन, सेम अगर या यदि आया है तो इफ, जब आया है तो व्हेन, प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिख रहा है तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट बोथ विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन स्पोकन, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी, और सेकेंड पार्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ग्रामर के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, स्पोकन में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी 9th 10th में पढ़ रहे हैं जहां पर स्पीकिंग से कोई लेना देना नहीं है, वहां आप पहली प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे, लेकिन जहां पर आप बोल रहे हैं, जैसे आपको बोलना हो कि अगर आप कल नहीं पढ़ाएंगी तो मैं नहीं आऊंगा, तो हम ये बोल सकते हैं इफ यू विल नॉट टीच टुमारो देन आई विल नॉट कम, तो ये करेक्ट है स्पीकिंग में। लेकिन अगर ये कहीं हमारे एग्जाम में आया है तो यहाँ पर होना चाहिए अगर आप कल नहीं पढ़ाएंगी, इफ यू डोंट टीच टुमारो देन आई विल नॉट, या फिर आई शैल नॉट कम, फिर वहां पर ये होना चाहिए, राइट। आई होप कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो ग्रामर का स्ट्रक्चर है और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो हमारा स्पोकन का स्ट्रक्चर है। तो अब चलिए सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले
अगर या यदि आया है तो सेंटेंस तो से जुड़ रहा होगा, और जब आया होगा तो तब से सेंटेंस जो होगा वो जुड़ रहा होगा। सारे पॉइंट मिल रहे हैं, आपने पास्ट में भी देखा था, यहां भी देख लीजिए कि दो साधारण सेंटेंसेस या वाक्य को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनता है। एक छोटा सेंटेंस ये है और एक ये है, दोनों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनाया गया है। दूसरा पॉइंट था सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर, यदि या जब से होती है, अगर और जब से हो रही है। यहां पर हम यदि भी बोल सकते हैं, तो स्टार्टिंग भी उन्हीं से हो रही है। सेंटेंस तो या तब से जुड़े होंगे, तो आप देख रहे हैं तो या तब से जुड़े भी हैं। दोनों सेंटेंस के अंत में गा गी गे आएगा, देख रहे होंगे गी और गे और गे आ रहा है। दोनों सेंटेंस जो होंगे एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होंगे, अर्थात वो बिछड़ने के बाद अकेले नहीं रह सकते हैं, अधूरे दोनों लगेंगे। तो क्या होगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो, अगर हम इतना बोलें तब भी लग रहा है कि अभी हम और कुछ बोलेंगे, अभी हमने पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है। और अगर हम सिर्फ इतना बोलें जब बारिश होगी तब भी इनकम्प्लीट है। और या फिर इतना बोल दें तब किसान अपना खेत जोतेंगे, इसका मतलब आगे हम कुछ बोल चुके हैं। तो यूज क्या, दो साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बन रहा है। वाक्य की शुरुआत अगर, यदि या जब से हो रही है। दोनों सेंटेंस तो या तब से जुड़ रहे हैं। दोनों सेंटेंसेस की एंडिंग गा गी गे से होगी, वो भी हो रही है। दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के बाद इनकम्प्लीट रहेंगे, तो इनकम्प्लीट हो रहे हैं। मीन्स ये सेंटेंस हमारे जो हैं वो कंडीशनल ऑफ फ्यूचर के हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर आप मुझे समझाएंगी तो मैं जरूर समझूंगा। अगर बारिश होगी तो किसान खेत की सिंचाई नहीं करेंगे। अगर तुम होमवर्क नहीं करोगी तो सर तुम्हें मारेंगे। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग जरूर सफल हो जाएंगे। अगर वह मेहनत करेगा तो उसकी नौकरी जरूर लगेगी। तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहां पर कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का यूज होगा और इन यूज को वो फॉलो करेंगे। जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए वो सारे एग्जाम्पल्स में फॉलो हो रहे हैं। तो अब देखते हैं हम कि इन्हें इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट अगर आया है तो हमें क्या लिखना है, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप मीन्स यू। वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां टेंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए। अगर आप में से कोई नया है जो प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए, ताकि आज की क्लास आपको 100% समझ में आए। क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है, अगर आप नहीं जानते हैं कि इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, कैसे हम क्या यूज करते हैं, तो आपको कंडीशनल ऑफ फ्यूचर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लूरल है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म मेहनत करना, इफ यू वर्क हार्ड देन मीन्स कॉमा आप सफल हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप मीन्स यू विल सक्सीड। तो ये हमारा है मीन्स ग्रामर के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर इसी सेंटेंस को हमें बोलना हो तो हम इसे यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, इफ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। ये हमारा स्पोकन के अकॉर्डिंग होगा। सिर्फ स्पोकन में सही है इफ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, लेकिन ग्रामर में बोलना होगा तो इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दो तरीके से, ये स्पोकन का है वो ग्रामर का है। अगर ग्रामर को आप स्पोकन में यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 100% सही है, लेकिन स्पोकन को अगर आप ग्रामर में यूज करते हैं तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम बोलते हैं तो ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है, मतलब वो एकदम सही ही है, हम उसे बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पोकन को सोचें ग्रामर में यूज कर दें तो फिर वो गलत होगा। मींस ग्रामर वाला स्पोकन में चल सकता है लेकिन स्पोकन वाला ग्रामर में नहीं चल सकता है। नेक्स्ट इज जब बारिश होगी, व्हेन
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको बताया था जब मौसम, दिन, दिनांक या किसी प्राकृतिक घटना का वर्णन हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया हो तो वहां हम इट का यूज करते हैं, और इट का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है, मीन्स सिंगुलर की तरह हम उसके साथ ट्रीट करते हैं। तो व्हेन इट, बारिश होना, रेन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिफ्थ फॉर्म। देन किसान अपना खेत जोतेंगे, द फार्मर्स विल प्लाउ, अपना खेत, दियर फील्ड्स। नेक्स्ट अगर हम स्पोकन के अकॉर्डिंग करना चाहें तो जब के लिए हम व्हेन लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, व्हेन इट विल रेन, व्हेन इट विल रेन, देन द फार्मर्स, आगे का तो सेम रहेगा, व्हेन द फार्मर्स विल प्लाउ दियर फील्ड्स। तो ये हमारा सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को हमने स्पोकन और ग्रामर, ये हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग है और ये हमारा स्पोकन के अकॉर्डिंग है। तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे हमारे कंडीशनल फ्यूचर में और ऐसे हम ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट होगा वो अफर्मेटिव निगेटिव हो सकता है, लेकिन जो सेकंड पार्ट होगा वो इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, वो फर्स्ट टाइप भी हो सकता है और मेन इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए अब हम इसे क्या करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हम एग्जाम्पल एक ही है, इसी को हम इंग्लिश, इसी को हम निगेटिव और इसी को हम सभी में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर हम रेस कर दे रहे हैं और नीचे वाले सेंटेंस क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है तो नीचे करते हैं। स्ट्रक्चर फिर से एक बार देख लीजिए, इफ या फिर व्हेन, इफ और व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट देन फ्यूचर इंडेफिनिट ग्रामर के अकॉर्डिंग, इफ और व्हेन प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, बोथ दोनों बहुत सिंपल हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। हाँ इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि जो सेंटेंस दिखता है वो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है, करेंगे और जाएंगे, लेकिन ग्रामर में चेंज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में ही चेंज होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो इतना याद रखिएगा कि कंडीशनल ऑफ फ्यूचर का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज नहीं होता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम ग्रामर और स्पोकन दोनों देख लेते हैं। अब देखिए हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसी को, तो क्या हो जाएगा, व्हेन इट, इट के साथ डू या डज में से क्या लगेगा, डज। व्हेन इट डज नॉट रेन मीन्स जब बारिश नहीं होगी, देन द फार्मर्स विल नॉट प्लाउ दियर फील्ड्स, दियर फील्ड्स। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। जब हमें नॉट यूज करना होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव स्ट्रक्चर और फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव हो जाएगा। अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव होगा, तो पहला ऑलरेडी अफर्मेटिव है और दूसरा हमने निगेटिव कर दिया। मींस अगर ये सेंटेंस रिपीट होगा तो या तो ये वाला यहाँ पर अफर्मेटिव आ जाएगा और या तो ये वाला हमारा निगेटिव आ जाएगा, जैसा होगा वैसा कर देंगे। लेकिन जो ये वाला आपका सेकंड वाला पार्ट है ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव दोनों हो सकता है, तो यहाँ तक तो कुछ भी हो सकता है, या फिर ये वाला या फिर ये वाला हो सकता है। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे, हम विल स्टार्टिंग में कर देंगे, विल द फार्मर्स। नॉट होगा तो यहीं पर लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। विल द फार्मर्स प्लाउ दियर फील्ड्स, और मेन इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब सॉरी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तब भी लगेगा, मेन इंट्रोगेटिव है तब भी लगेगा। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लग गया। अब मेन इंट्रोगेटिव में आप कुछ भी कर सकते हैं, वाई ले सकते हैं, हाउ ले सकते हैं। Why will
द फार्मर्स प्लाउ दियर फील्ड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस दूसरा स्ट्रक्चर, ये हमारा स्पोकन का है, ये हमारा ग्रामर में है। फिर निगेटिव करेंगे तो पहला वाला अफर्मेटिव है, ये हमारा निगेटिव है। फर्स्ट पार्ट सिर्फ अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, इसलिए इसके दो नहीं बने, या तो ये हो सकता है अफर्मेटिव या निगेटिव, दो में से ही एक होंगे। लेकिन ये चारों बन सकता है, तो अफर्मेटिव ग्रामर के अकॉर्डिंग, अफर्मेटिव स्पोकन के अकॉर्डिंग, फिर निगेटिव सेंटेंस बन गया ये, और ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये मेन इंट्रोगेटिव हो गया। निगेटिव होने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर देते हैं, और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होने के लिए स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देते हैं, और मेन इंट्रोगेटिव होने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव, मेन वर्ब का यूज करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप अपने आप से कई सेंटेंस बनाइएगा। अगर बारिश होगी तो मैं भीगूंगा, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं पास नहीं होऊंगा, अगर तुम समय से दवा नहीं खाओगे तो तुम ठीक नहीं होगे। तो सारे सेंटेंसेस को आप माइंड में बनाइएगा, और जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है इसके थ्रू आप लोग उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। फर्स्ट सेंटेंस का भी हो सकता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। नेगेटिव बनाएंगे तो इफ यू विल, देखिए फर्स्ट है ग्रामर के अकॉर्डिंग है तो विल नहीं, इफ यू डोंट वर्क हार्ड देन यू विल नॉट सक्सीड, और ग्रामर के अकॉर्डिंग हो जाएगा इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड, फिर विल के बाद नॉट लग जाएगा। तो इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड देन यू विल नॉट सक्सीड। अब ये वाला तो सिर्फ आपका यही दो रहेंगे, या अफर्मेटिव या निगेटिव, ये हो सकता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हो जाएगा विल यू सक्सीड, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो हो जाएगा विल यू नॉट सक्सीड, मेन इंट्रोगेटिव होगा तो हाउ विल यू सक्सीड या हाउ विल यू नॉट सक्सीड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। आई होप कि कंडीशनल ऑफ फ्यूचर आपको अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमने बहुत आसान लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से बताया है। तो आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन करने से हमें कंडीशनल ऑफ फ्यूचर नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा हो कि मैम ने 2 एग्जाम्पल दिया है अब हमारा कंडीशनल ऑफ फ्यूचर क्लियर हो गया, तो मैंने समझाया है। अब आप कंडीशनल ऑफ फ्यूचर से जितने सेंटेंस आप बना सकते हो उतने सेंटेंस बनाइए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। जहां कहीं कोई दिक्कत होती है अपने उस प्रॉब्लम को, डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तब जाकर आप होंगे। जैसे आप पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट, मैथ पढ़ते हैं तो सर आपको 1-2 क्वेश्चन बताने के बाद कहते हैं बुक में इससे रिलेटेड इस तरीके के जितने सेंटेंस दिए होंगे सबको सॉल्व कर लेना, और फिर आप सबको सॉल्व करते हैं तब जाकर आपको वो मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो वैसे यहाँ है, मैंने आपको 2 एग्जांपल देकर अच्छे से समझा दिया है। अब आप इससे कई सेंटेंस बनाइए, ट्रांसलेट करिए, जहां कहीं दिक्कत हो मैं हूं, आप अपने डाउट को, प्रॉब्लम को, जो दिक्कत होती है उसे कमेंट बॉक्स में करिए, आपको 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप हर तरीके से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी नए चैप्टर को पढ़ सके और उनकी इंग्लिश भी बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।